हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड हम लेसन 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। और लेसन 4 के हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंटिन्यू कर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर रहे थे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को। और हम इसी लेक्चर में भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फिनिश हो जाएंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करे थे वो थे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को हमने डिस्कस करा था। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन मैंने यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है। क्वालिफाइड विद JRF 99.88 परसेंटाइल ऑल ओवर इंडिया, रैंक 60 एंड एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ एट ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अभी मैं करंटली क्या हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कॉमर्स। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को ना हम इजी टर्म्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक है मिस्टर राम। ठीक है, उसने क्या करा कि उसको ना एक ऑर्डर रिसीव हुआ। ठीक है, जिसमें कस्टमर ने क्या कर दी, एडवांस पेमेंट कर दी। ठीक है, अब मान लीजिए आज है 1 जनवरी। ठीक है, तो उसको ऑर्डर जो रिसीव हुआ ना मिस्टर राम ने प्री पेमेंट कर दी है 1 जनवरी को। ठीक है, लेकिन उसको जो गुड्स चाहिए वो उसको चाहिए बाई 20 जनवरी तक। ठीक है, हमने ऑर्डर रिसीव करा, हमें पेमेंट भी रिसीव हो गई। ठीक है, और हमने फिर क्या करा, हमने गुड्स को शिप कर दिया ऑन शिप कर दिया ऑन 20 जनवरी। वो क्या है, मिस्टर राम के पास पहुंच गई। ठीक है, तो अब हम ये इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमने जो रेवेन्यू अर्न करा, जो मिस्टर राम ने मान लीजिए ₹10,000 की पेमेंट करी। ठीक है, अब वो जो 10,000 है वो हम उसको कौन सी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको 1 जनवरी को रिकॉर्ड करें या फिर हम उसको क्या है 20 जनवरी को रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो हम उसको किस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है। ठीक है, ऑब्लिगेशन यहाँ पे मतलब है कि जब आपने ऑर्डर्स को शिप कर दिया। ठीक है, मिस्टर राम के ऑर्डर को शिप कर दिया, तब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। आप उससे पहले अगर आपको रिसीव होगी पेमेंट तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। यानी कि अगर मिस्टर राम हमें 1 जनवरी को पे कर रहे हैं तो वो हमारे के लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है बच्चे, क्योंकि हमने अभी तक उसका ऑर्डर प्रिपेयर नहीं करा है। हम उसके ऑर्डर को पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको शिप करेंगे। जब हम उसको उसकी शिपमेंट करके उस तक पहुंचा देंगे, तब हम अपने रेवेन्यू को क्या है, रियलाइज करेंगे। ठीक है, तब वो हमारे लिए रेवेन्यू होगा। उससे पहले वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को क्या है, हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एक्चुअली कहता क्या है। तो हम इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज रियलाइजेशन कंसेप्ट, एज द नेम सजेस्ट defines that an organization should record its revenue from business only when it is realized। ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसको रियलाइज कर लिया है। ठीक है, यानी कि हमने उसके बदले में अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। ठीक है, एंड नॉट व्हेन द फर्म हैज रिसीव्ड द कैश। हम उसको तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब हमें क्या है, कैश रिसीव हो रहा है। हम उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारा रेवेन्यू क्या है, रियलाइज हो चुका है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose a company ships its goods amounting to ₹10,000 to its customer on credit for rupees of 30 days। एक कंपनी है, उसने क्या है 10,000 की गुड्स क्या है शिप कर दी है। ठीक है, क्रेडिट पे, उधार पे उसने भेजी है अपनी गुड्स एक कस्टमर को 30 डेज के उधार पे। ठीक है, अब क्या है, अब वो ये 10,000 को एज अ रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी।
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वो जो कंपनी है वो रिकॉर्ड करेगी एज सुन एज गुड्स हैव बीन शिप्ड इवन दो इट विल रिसीव द अमाउंट इन फ्यूचर। चाहे उसने अमाउंट अभी रिसीव नहीं करी, लेकिन उसने गुड्स तो भेज दी कस्टमर के पास, है ना, उधार पे। अब कस्टमर क्या है, कस्टमर के पास गुड्स चलेगी, अब वो उसको यूज भी कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, हम ये मान के चलेंगे कि वो हमने 10,000 रुपीज क्या है बच्चे अर्न कर लिए हैं, चाहे हमने अभी उसकी कैश रिसिप्ट में हमने उसको रिसीव नहीं करा, ठीक है। लेकिन हमने क्या है अपनी परफॉर्मेंस कर दी, यानी कि हमने अपनी तरफ से गुड्स को भेज दिया। अभी कस्टमर ने चाहे उसकी पेमेंट नहीं करी, लेकिन हमने तो भेज दी ना। तो वो जो 10,000 क्या है हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने गुड्स को भेज दिया, ठीक है। हमने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है परफॉर्म कर दिया, हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब पैसे हमें चाहे एडवांस में रिसीव हो रहे हैं या बाद में रिसीव हो रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जब पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको तब भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। सपोज द क्लाइंट पेज ₹5,000 इन एडवांस फॉर अ प्रोडक्ट। एक क्लाइंट है, उसने ना एडवांस में 5,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है, उसने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करे। अब कंपनी क्या है, इट विल नॉट रियलाइज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अंटिल इट्स वर्क और प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। जब तक वो प्रोडक्ट को बना के कस्टमर को भेज नहीं देते आप, तब तक वो 5,000 को क्या है एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, यानी कि आप उसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक जब तक आप उसको भेज नहीं देते, तब तक के टाइम पीरियड के लिए जो आपने एडवांस में अमाउंट रिसीव करी है वो आपके लिए क्या है बच्चे, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करा और आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को भेज दिया, तब आप उसको क्या है एज अ सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, ₹5,000 को आप रेवेन्यू के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि आपने रेवेन्यू को क्या कर लिया है, रियलाइज कर लिया है इन ट्रू टर्म्स, ठीक है। वंस द प्रोडक्ट हैज बीन शिप्ड टू द क्लाइंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रेवेन्यू अकाउंट। जो हमारी लायबिलिटी को पहले हमने उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करा, क्योंकि तब तक हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया था, ठीक है। अब तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं है ना, अब तो हमने प्रोडक्ट को बना के भेज भी दिया है कस्टमर को, तो अब हम उसको क्या है लायबिलिटी में से ट्रांसफर करके किस में रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू, यानी कि हम उसको सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम एक और छोटी सी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक है, ये है मिस्टर मार्को, ठीक है। मिस्टर मार्को को ना, अब इनका ना एक बिजनेस है। बिजनेस क्या है इनका ना, मान लीजिए मैरिज हॉल का बिजनेस है, ठीक है। इनका एक हॉल है जिसमें ये मैरिजेस कंडक्ट करवाते हैं। तो इनको ना एडवांस में डिपॉजिट रिसीव हुआ कितना, $3,000, ठीक है। और वो इनको रिसीव हो रहा है वो मई में, ठीक है। वो अमाउंट उनको रिसीव हुई है मई में, बट जो शादी है ना वो कब है, जून में है, ठीक है। अब मिस्टर मार्को क्या है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इस अमाउंट को मई में रिकॉर्ड करूं या फिर जून में रिकॉर्ड करूं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जो अमाउंट इन्होंने $3,000 मई में रिसीव करे, बट शादी तो जून में ही है ना, तो आप इसको कब रिकॉर्ड करोगे, कब रियलाइज करोगे इस रेवेन्यू को, जून में। रिकॉर्ड तो आप मई में ही करोगे, बट मई में आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, एज अ लायबिलिटी, क्योंकि अभी तक आपने अपनी सर्विसेज क्या है प्रोवाइड नहीं करी है, बट आपने अमाउंट क्या है एडवांस में रिसीव कर ली है, तो आपके लिए क्या है अभी लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि आपने अभी अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करनी है, यानी कि अपनी सर्विसेज अभी प्रोवाइड करनी है। जब आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो इन जून, तब आप क्या है उस लायबिलिटी को क्या है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर लोगे, यानी कि आप अपने रेवेन्यू को क्या है जून में रियलाइज कर लोगे, ठीक है। आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट ना किस पे बेस्ड होता है, इसी पे बेस्ड होता है, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। अब ये क्या कहता है, ये मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जिस ईयर का रेवेन्यू है हम उसी ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे, जिस ईयर की कॉस्ट है हम उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस है, कोई भी ऐसे खर्चे हैं जिसका आपने पेमेंट करना था, बट आपने प्रीवियस ईयर्स में आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो आप उसको क्या लेके चलते हो, आउटस्टैंडिंग लेके चलते हो,
ठीक है, आप उसको लायबिलिटी मान के चलते हो क्योंकि अभी आपने उन एक्सपेंसेस को पे नहीं करा, तो आप उसको एज एन एक्सपेंडिचर नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप उसको एज एन लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब जो बट आप क्या रिकॉर्ड करोगे, इस ईयर के जो एक्सपेंसेस है आप उनको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एडवांस में किसी से आपको मनी रिसीव हो रही है, एडवांस में सॉरी ऐसे ही हमें सिमिलर एग्जांपल लेते हैं कि आपने एडवांस में एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी। ठीक है, यानी कि अगर अभी 2025 चल रहा है और आपने 2026 के एक्सपेंसेस भी पे कर दिए, आपने 2027 के एक्सपेंसेस भी पे कर दिए। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन आप उनको क्या है अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, आने वाले जो 2026 के एक्सपेंसेस है आप उनको 2026 में रिकॉर्ड करेंगे और जो 27 के एक्सपेंसेस है आप उनको 2027 में रिकॉर्ड करोगे। तो अभी आप उसको क्या शो करोगे उन एक्सपेंसेस को, अभी वो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए क्या है, एसेट है, आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो जो एसेट है आप उसका बेनिफिट क्या है फ्यूचर में रियलाइज करोगे। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर जो लायबिलिटीज, उसको हम लायबिलिटीज की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है हम उसको क्या है एसेट की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो इसी साल के हमारे जो एक्सपेंसेस हैं एंड इनकम्स हैं हम वो अपने करंट ईयर के ही रिकॉर्ड करेंगे इस साल। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको, अगर वो हमारी एडजस्टमेंट में हमें दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली हैं लेकिन हमने उसको एडजस्ट करना भूल गए, तब हम उसके बच्चे क्या करते हैं, टू रिकॉर्डिंग्स करते हैं। ठीक है, एक तो हम उसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो दूसरा हम उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अभी मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। द मैचिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज इट्स एक्सपेंसेस इन द सेम फाइनेंशियल ईयर इफ द एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर। यानी कि हमने जो एक्सपेंसेस 2025 में इनकर करे, कौन जो 2025 का रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए हम उसको इसी ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, in simple words, if a firm is earning revenue in an accounting period, even though it incurs expenses related to that revenue in the next accounting year, the expenses will be realized in the सेम अकाउंटिंग ईयर व्हेन द रेवेन्यू हैज बीन रियलाइज्ड। यानी कि उस रेवेन्यू से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हमने वो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करे हैं हम उसको इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में हमने उस रेवेन्यू को अर्न करा है। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, इफ अ सेल्समैन सेल्स गुड्स वर्थ ₹10 लाख, एक सेल्समैन है उसने गुड्स सेल करी 10 लाख की, ठीक है, फरवरी 2022 में। अब उस पे का कमीशन कितना था बच्चे, 6% कमीशन था। ठीक है, और मई 2022 में उसने क्या करा, कमीशन के जो एक्सपेंस हो गए मान लीजिए वो 6% है। ठीक है, ये जो कमीशन उन्होंने कंपनी ने सेल्समैन को पे करना है, अब ये क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंडिचर है, लेकिन रेवेन्यू क्या है, 10 लाख है जो क्या है सेल्समैन ने सेल करी गुड्स। अब ये रेवेन्यू में से हम ये जो 6% कमीशन है ना वो इसी साल ही हम माइनस करेंगे। ठीक है, 2022 में ही माइनस करेंगे क्योंकि 2022 के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने ये 2022 का कमीशन का एक्सपेंडिचर करा। ठीक है, इन विच सेल्स हैव बीन मेड। ठीक है, a company should keep in mind that the matching concept should be followed only after the realization concept has been fulfilled। ठीक है, मैंने अभी बताया कि आपका ये जो मैचिंग कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, रियलाइजेशन कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट को हम तभी फॉलो कर पाएंगे अगर हमने रियलाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो करा है। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आप रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे और कब नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कब रियलाइज करेंगे। ठीक है, अगर हमने रेवेन्यू को रियलाइज कर लिया है फिर हम उस रेवेन्यू में से उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं वो हम माइनस कर सकते हैं, फिर हम अपना प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैचिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कंसेप्ट दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं बच्चे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या कहता है कि हम ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करेंगे, हम ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि अगर हमें कैश जब रिसीव होगा हम तभी उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हमने कैश की पेमेंट करी हम तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तब तक हम मतलब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमने कैश को पे नहीं कर दिया या फिर हमने कैश को रिसीव नहीं कर लिया। लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, इस टर्म्स में तो आप क्या है उधार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने अगर गुड्स को सेल भी कर दिया है, उधार पे सेल कर दिया है या फिर आपने किसी से ट्रेड क्रेडिट ले रखा है तो आप वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने उसकी कैश पेमेंट करी है चाहे नहीं करी, चाहे आपने उसके बेसिस पे कैश रिसीव करा है चाहे नहीं करा, लेकिन आप उन ट्रांजैक्शंस को क्या है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि आप क्या है बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कैश बेसिस क्या कहता है, कैश बेसिस ये कहता है कि आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करोगे। तो अभी अक्रूवल क्या कहता है, अक्रूवल अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड दैट अलाउज द कंपनी टू रिकॉर्ड रेवेन्यू बिफोर रिसीविंग पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एज दे आर इनकर्ड, यानी कि जैसे ही हमने एक्सपेंसेस को इनकर कर दिया है, चाहे हमने उसकी पेमेंट नहीं करी लेकिन हमने वो खर्चा कर लिया है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने क्या है गुड्स को सेल कर दिया है, चाहे हमने उसकी कैश रिसिप्ट नहीं करी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम दोनों कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एंटर्ड इनटू द कंपनीज जर्नल रिगार्डलेस ऑफ व्हेन मनी एक्सचेंज हैंड्स। मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि चाहे आपने कैश रिसीव करा है चाहे आपने नहीं करा, लेकिन आप फिर भी ट्रांजैक्शंस को क्या है रिकॉर्ड करोगे, किस बेसिस पे, जब आपने इनकर कर चुके हो। ठीक है, जब वो अक्रू हो चुकी है। ठीक है, अक्रूवल मेथड फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल तो फॉलो करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को, अब अक्रूवल कंसेप्ट किसको फॉलो करता है बच्चे, मैचिंग कंसेप्ट को। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि विच सेज दैट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड। ठीक है, अक्रूवल अब ये क्या कहता है, अक्रूवल अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री अकाउंटिंग मेथड। ये किसको फॉलो करता है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये फिगर हमें बता रहा है कैश अकाउंटिंग क्या होता है। हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम को जब हम उसको रिसीव कर रहे हैं और हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस को जब हम उसकी कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग क्या कहता है कि हम इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने उसको अर्न कर लिया है। ठीक है, चाहे हमने उसके बदले में हमने अभी तक कैश चाहे ना ही रिसीव करा हो, लेकिन हमने क्या है रेवेन्यू को रियलाइज कर लिया है। ठीक है, और एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड करना है, चाहे हमने उसकी पेमेंट करी है चाहे नहीं करी, लेकिन हमने वो खर्चा कर दिया है, हमारी ऑब्लिगेशन बन गई है उस पेमेंट को पे करने की। ठीक है, लेकिन हमने भी उसको पे नहीं करा, फिर भी हम क्या है अक्रूवल अकाउंटिंग के बेसिस पे हम उसको क्या है रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये भी फिगर क्या हमें बता रही है, कैश बेसिस अक्रूवल अकाउंटिंग। कैश बेसिस क्या है, इजी टू यूज है। ठीक है, बेस्ट है किस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए एंड सोल प्रोप्राइटर्स के लिए। ठीक है, अकाउंट्स फॉर ओनली द अवेलेबल, हम सिर्फ किसके कौन से अकाउंट्स के को रिकॉर्ड कर पाएंगे जिसपे हमें कैश रिसीव हो रहे हैं या फिर हम कैश की क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या है, डेप्थ में सिस्टम है। ठीक है, ये क्रेडिट एंड कैश दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, ये हमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलता है। ठीक है, और कैश एंड क्रेडिट सब कुछ लेके चलता है फाइनेंस में। ये अकाउंट्स फॉर पेंडिंग एंड अवेलेबल कैश। ठीक है, चाहे हमारी कैश ट्रांजैक्शन है चाहे क्रेडिट है, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस में। ठीक है, फिर ये फिगर आगे क्या बता रही है, अक्रूवल अकाउंटिंग क्या है, कस्टमर रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज, यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। कस्टमर ने जैसे ही गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करा हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हम अपने रेवेन्यू को क्या है रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें कस्टमर पे कर रहा है। ठीक है, अगर हमें कस्टमर, अब कैश अकाउंटिंग क्या है, हमें कस्टमर पहले पेमेंट करेगा फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अक्रूवल में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करी, हमने रियलाइज कर लिया अपने रेवेन्यू को। ठीक है, हमने अपना रियलाइज कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट को हम उसको रिकॉर्ड करेंगे चाहे कस्टमर बाद में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन कैश अकाउंटिंग क्या कहता है कि जब तक हमें कस्टमर से पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती, हम तब तक उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही हमें कस्टमर पे करेगा, फिर हम उस ट्रांजैक्शन को क्या है, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट से सारे के सारे फिनिश हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस अक्रूवल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैचिंग कंसेप्ट भी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में एंड मैं मज़ा आता है मुझे टीच कराने में, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी मोटिवेट करके रखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपके लिए आगे वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।